नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है, लेकिन आज की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल की है। घटना आगरा की है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। तारीख थी 27 अगस्त 2022। सुबह करीब 5 बजे एक के बाद एक धड़ाधड़ 112 नंबर पर फोन आने लगे। ये बताया गया कि आगरा के बड़े टेंट व्यापारी बॉबी की किसी ने उसके कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस भागकर पहुंची। पुलिस यानी स्थानीय थाने के अधिकारियों के भी संपर्क में रहता था बॉबी। अलग प्रोग्राम में या थाने पर कोई प्रोग्राम होना हो, कभी किसी का इंस्पेक्शन हो, तो टेंट हाउस की कुर्सी में जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत नज़दीक ही पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन का नाम था शाहगंज। पुलिस स्टेशन से फौरन लोग पहुंच गए मौके पर। लोगों ने देखा कि जिस कमरे में मृत व्यापारी बॉबी और उसकी पत्नी रहते थे, उसी कमरे में बॉबी की लाश थी, जिसके सिर पर गोली मारी गई थी। प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही पहुंचे, फिर उसके बाद एसएसपी भी आए। पूरी भीड़ वहां जमा हो गई। टेंट व्यवसाय से संबंधित जितने लोग थे वो सब आकर इकट्ठा हो गए। पुलिस को पहले तो बॉडी नहीं ले जाने दी गई और यह कहा गया कि हत्यारों को पहले गिरफ्तार करिए। काफ़ी मान मनौवल के बाद बॉडी वहां से मोर्चरी के लिए पंचनामा के बाद रवाना की गई। पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ। कॉज ऑफ डेथ वही आया, गनशॉट इंजरी। हेड की जिस जगह पे थी वहां की गनशॉट इंजरी आई। बॉडी लेके परिजन वहां से घर को रवाना हुए, लेकिन रामनगर पुलिया के पास पहुंचकर उन्होंने भीषण जाम लगा दिया। एक बार फिर से सभी अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने कहा कि आप एफआईआर लिखाइए, पुलिस अपनी तरह से पूरी कोशिश करेगी और जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। भीड़ थी कि मानने को तैयार नहीं थी। पहले तय किया गया कि ठीक है, इनमें से कोई चले और फौरन हम उसका मुकदमा लिख देंगे। पत्नी ने पुलिस वालों के साथ जाकर थाने पर एक एफआईआर की, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया, स्वप्निल और अंकित। उन्होंने बताया कि स्वप्निल और अंकित उसके साथ छेड़छाड़ करते थे और इसी एक छेड़छाड़ के मामले में मेरे पति से इनका झगड़ा हुआ था। अंकित सरहंग किस्म का, थोड़ा जैसे वो कहते हैं ना कि लंपट टाइप का लड़का था। और ये भी बताया उसकी पत्नी ने कि जैसे ही ये झगड़ा हुआ, मेरे पति को पता लगा, वो आए और उन्होंने भी तमाम उन दोनों के साथ झगड़ा किया। इस पर दोनों भाइयों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पूछा, लेकिन इस शक का आधार क्या है? पत्नी ने बताया कि वो जब गोली की आवाज़ सुनकर उठी तो उसने अंकित को कूदते हुए पीछे की दीवार फांदते हुए देखा और ये भी देखा कि नीचे उसका भाई स्वप्निल खड़ा हुआ है। बल्कि स्वप्निल को छत से कूदते हुए देखा और ये देखा कि अंकित पहले से ही नीचे खड़ा हुआ है। उसके बाद वो दोनों भाग गए। पत्नी का विलाप, सच वाला विधवा विलाप जिसे कहते हैं, इस कदर था, इतना भीषण था कि लोगों की पूरी सहानुभूति प्रीति के साथ हो गई। पुलिस ने भी फौरन इन दोनों को नामजद करते हुए दी गई तहरीर पर एफआईआर लिख दी। एफआईआर के बाद इन दोनों भाइयों की दबिश के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ कई जगहों पे रेड की, लेकिन ये दोनों भाग गए थे।
इनके भागने पर पुलिस को पूरा संदेह हो गया, हो न हो यही दोनों ही होंगे। खैर 3-4 दिन में पुलिस ने उनमें से स्वप्निल को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद अंकित भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उनके साथ क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्रेणीबद्ध पूछताछ की सारी श्रेणियां उन पर ट्राई की गई। सारी श्रेणियों से पूछताछ के बाद भी वो दोनों एक ही राग अलापते रहे कि हमने नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सामान्य रूप से ये जानकारी हो जाती है, सामान्य रूप से, कि जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं क्या वाकई में उसके पेट में कह लें या उसने कुछ छिपा कर रखा है, बाहर नहीं आने दे रहा है, या उसका सारा सच हम बाहर निकाल चुके हैं, फिर भी हमें जो वांछित सच चाहिए वो सच नहीं मिल रहा है। 4-5 दिनों के बाद पुलिस ने महसूस किया कि ऐसा हो सकता है कि ये सही बोल रहे हों और इनका कोई इन्वॉल्वमेंट न हो। पुलिस ने भी हाथ पैर ढीले कर दिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ इंगित कर दूं कि इस तरह की श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद जब कमेंट की बात आती है, जब लोग उस पर कमेंट करते हैं कि साहब बेगुनाह की श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद पुलिस क्या करती है, क्या पुलिस को इस पर अफसोस होता है? दूसरा, क्या पुलिस इसके लिए कंपनसेट करती है? तीसरा, क्या पुलिस इस संबंध में भी कोई कानूनी कार्रवाई करती है? तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सही मुलजिम पकड़ लिया जाता है और उसको क्लीन चिट दे दी जाती है जिससे पहले पूछताछ हुई है, तो उतना ही सफिशिएंट है। न कभी उसको कोई कंपनसेशन दिया जाता है पुलिस की तरफ से। हाँ, पुलिस ये ज़रूर करती है कि उनसे और उनके परिजनों से माफ़ी मांग लेती है कि देखिए ज़्यादा प्रेशर था और नामजद मुलजिम थे, या इसी तरह के कि इस तरह ये चीज़ें आपके विरोध में जा रही थीं, इसलिए ये सख्ती करनी पड़ी। कभी कभी ऐसे लोग जो बेगुनाह निरपराध पुलिस की श्रेणीबद्ध पूछताछ में फंस जाते हैं, वो मानवाधिकार के पास जाते हैं, मानवाधिकार आयोग के पास, ह्यूमन राइट कमीशन के पास, कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। और तब पूरी सुनवाई के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन कभी कभी उनके लिए कंपनसेशन का अनाउंसमेंट करती है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसी चोट हो या जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया हो। और ये पैसा उनको इन्हीं की, जो लोग इसमें आरोपित होते हैं या जिनकी गलती पाई जाती है, उन्हीं से वसूल किया जाता है। इस तरह के आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर कम से कम उत्तर प्रदेश में है कि अगर मानवाधिकारों के उल्लंघन में मानवाधिकार आयोग द्वारा कंपनसेशन का अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो वो सारे पुलिस वाले जो इस मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकरण में शामिल हैं, उनकी ही तनख्वाह से ये पैसा काटा जाएगा और पीड़ित को दिया जाएगा। बहरहाल पुलिस ये पता लगाने में परेशान हो गई कि आखिर जब ये दोनों, जिनके लिए उसकी पत्नी रो कर, चिल्ला कर, और जिसके लिए शव को रामनगर पुलिया पर रख के जाम किया गया था, ये दोनों नहीं हैं, तो आखिर कौन है? बहरहाल शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही, ये जब कुछ नहीं निकला, 10 दिन हो गए, तो ये वहाँ पर पहुँचे फिर से एक बार घर पर, और उन्होंने जाकर वहाँ देखा कि आखिर कैसे कोई आदमी बाहर से आया होगा। स्वप्निल के बारे में सोच रहे थे और कैसे वो फिर भाग गया और उसका पता नहीं लगा। ये पता लगा कि अंकित मोहल्ले में रंगबाजी करता था, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही थी कि आखिर अंकित भीतर कैसे गया बिना दरवाजे को तोड़े हुए। प्रीति से भी पूछताछ की गई, वो भी इस बात पर थोड़ा कि मुझे पता नहीं, हो सकता है तोड़ा हो, तो तोड़ने के कोई निशान, दरवाजे को तोड़ने के कोई निशान दरवाजे पर मौजूद नहीं थे। यहीं पर बार बार
क्योंकि बॉबी पहली मंजिल पर रहता था। घर में प्रवेश के लिए दरवाज़ा खुलवाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दो तरफ ऊंचे मकान हैं, इनकी तरफ से कोई आ या जा नहीं सकता। तीसरी तरफ चढ़ने के लिए कोई मकान ही नहीं है, खाली जगह है, इसलिए सिर्फ रस्सी डालकर ही जाया जा सकता है। इस तमाम तहकीकात और विवेचना, मौके की विवेचना पर जब ये यक्ष प्रश्न प्रीति से पूछा जाने लगा कि तुमने किस तरफ से जाते हुए देखा? दो तरफ तो मकान है, वहां से कोई जा नहीं सकता। तीसरी तरफ बिना रस्सी का सहारा लिए हुए कोई कूद नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। तुमने क्या देखा? प्रीति ने तपाक से जवाब दिया कि अंकित ने बेल्ट लटकाई थी और बाद में स्वप्निल वो बेल्ट निकाल कर चला गया था। बेल्ट के सहारे ही वो चढ़े थे और बेल्ट के सहारे ही वो उतर गए। ये बात पुलिस की समझ में कम आ रही थी। पुलिस परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। पुलिस अभी तक तो यही समझ रही थी कि जिन लोगों को नामजद किया गया है उनका इस तरह से बिहेवियर भी है मोहल्ले में, तो यही लोग होंगे, लेकिन नहीं पता लगा कि आखिर हुआ कैसा था। इस बीच में एक बार फिर से सर्विलांस सेल के बारे में इसके बारे में जानकारी का फिर से प्रयास करने के लिए उनको आदेश किए गए। सर्विलांस ने मृतक की पत्नी का पूरा सीरियार खंगाल लिया, तो ये पता लगा कि उसके देवर से हालांकि बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन बात होती है। और ये लोग मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले थे, हरदुआ गंज में। ज्यादातर बात तब हुआ करती थी जब प्रीति का देवर धीरज वो हरदुआगंज में होता था और ये यहाँ पर प्रकाश नगर में रहती थी, आगरा में। लेकिन इसी बीच में जो लोग क्राइम ब्रांच के सीडीआर के एनालिसिस कर रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि एक कॉल रात में 11 बजे के आसपास हुई है, जो बहुत छोटी है, वो करीब 34-35 सेकंड की ही होगी। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि धीरज का लोकेशन उस समय इसी मोहल्ले के टावर पे था, जिसमें उसकी भाभी और भाई, सगा भाई बॉबी रहता था। पुलिस को थोड़ा अचरज सा हुआ कि अभी तक ये बात सामने नहीं आई थी और हम लोग नामजद आरोपियों के पीछे पड़े हुए थे। हालांकि दोनों नामजद आरोपियों को थाने से छोड़ा नहीं गया था। उनके परिजन आते थे, ले जाते थे, फिर 2 घंटे बाद थाने में जमा किए जाते थे और उनसे नए नए सिरे से अलग अलग टीमें पूछताछ करती थी। वर्तमान की लोकेशन जब देखी गई धीरज की, यानी उसके देवर की, तो हरदुआगंज ही आई और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि बॉबी की बॉडी का अंतिम संस्कार आगरा में नहीं किया गया। उसकी पत्नी प्रीति उसकी डेड बॉडी लेके हरदुआगंज गई थी अपने पैतृक निवास पे और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार भी किया गया था। पुलिस ने इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे पूरी टीम भेजकर वहां से देवर धीरज और पत्नी प्रीति को थाने पर बुलाया। देवर धीरज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, लेकिन वो किसी अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करा रहा था। अपने किसी परिचित व्यक्ति को बुलवाकर, जो देशी इलाज होता है, टूटे हुए पैरों की हड्डियों को जोड़ने के लिए लकड़ी के पटरे काट के चारों तरफ से सपोर्ट करके और उसे अच्छी तरह से पट्टियों से बांधा गया था ताकि टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं। पुलिस को फिर ताज्जुब हुआ कि यह रात में इसकी मौके पर प्रेजेंस दिखाई दे रही है और दोनों पैर में फ्रैक्चर है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। इंस्पेक्टर जसवीर सिंह सिरोही ने पूछताछ में ये बताया, चूंकि वो मौका वारदात पर 2 बार गए थे, कि अपराधी किधर से घुसा और किधर से गया।
उतनी ऊंचाई पर जिसको बेल्ट के सहारे चढ़ना और भागना प्रीति बता रही थी, वहीं से कूदने पर पैरों में चोट लगना संभव था। पैरों में लगी हुई चोट के बावजूद पुलिस ने अपनी पूछताछ अपने तरीके से और उसी तरीके से जिस तरीके से अपराधी बोलते हैं उसके साथ भी धीरज के साथ भी वैसी ही पूछताछ की। थोड़ी देर में मामला साफ हो गया। धीरज ने बताया कि हुआ दरअसल यूं था कि जब इसके भाई बॉबी जब किसी लंबे काम के लिए, बड़े काम के लिए, जैसे बड़ी शादियों के लिए या किसी बड़ी सभा के लिए या किसी बड़े धार्मिक आयोजन के लिए आगरा से बाहर जाते हैं अपना सब सामान लेकर, और 2-3 दिन उनको आने को नहीं रहता कि वो 3 दिन नहीं रहेंगे, भाभी उनको फ़ोन करके और कभी कभी भाई भी फ़ोन करके कि मैं 4 दिन नहीं रहूँगा, आके यहाँ बच्चे की और पत्नी की थोड़ी सी देखभाल करो। इसी बीच में भाभी से, प्रीति से धीरज के संबंध हो गए और पहले उसके भाई ही, बॉबी ही कहते थे कि आ जाओ, और उसके बाद तो उसकी भाई की पत्नी यानी भाभी प्रीति ही खुद टेलीफोन करके उसे बुलाने लगी। एक दिन लंबे काम के लिए कई दिनों के लिए बाहर गए हुए बॉबी को भी कुछ शक हो गया। 3-4 घंटे बाद, क्योंकि अलीगढ़ से और आगरे का रास्ता हमारे ख्याल से 2-2.5 घंटे का है, मैक्सिमम 2.5 घंटे का होगा, तो जैसे ही वो घर से निकले इतनी देर में बॉबी आ गया और बॉबी और प्रीति, और इतनी देर में बॉबी आ गया। धीरज और प्रीति घर के भीतर थे। दरवाज़ा खटखटाया और दोनों लोगों को आपत्तिजनक अवस्था में, जब वो बाहर उन्होंने कॉल बेल दबाने पे दरवाज़ा खोला तो धीरज और अपनी पत्नी को उन्होंने ध्यान से देखा। बॉबी ने, बॉबी को सारा माजरा समझ में आ गया। उसी दिन धीरज से ये कहा कि आइंदा से मेरे घर पे दिखाई न देना, कभी इधर आने की अगर जरूरत की तो अच्छा नहीं होगा। ये बात दोनों को बुरी लगी। कुछ दिन तक तो धीरज नहीं आया। जब बॉबी नहीं भी रहते थे तब भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे फिर इनका मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर बॉबी को शक हुआ, लेकिन उसके आने के पहले ही धीरज भाग गया था। अब की बार उसने फ़ोन पर काफ़ी कड़ी बातें कहीं अपने सगे भाई को कि मेरे मना करने के बाद भी मुझे लगता है तुम यहाँ आए थे, और अगर अब भी तुम अपनी आदत में सुधार नहीं लाते तो मुझे हरदुआगंज जाना पड़ेगा, पंचायत करनी पड़ेगी अपने बिरादरी की, और सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। इसी बात पर दोनों ने, देवर भौजाई ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अगर हमारा मिलना जुलना आगे भी चलना है तो हर हाल में बॉबी को रास्ते से हटाना होगा। दिन तारीख तय हो गई। ये तय हुआ कि जब हम मिस्ड कॉल करेंगे तो तुम ऊपर वाला दरवाज़ा खोल देना। एक मिस्ड कॉल पर शायद वो सुन नहीं पाई, इसलिए अगली बार उसने तब तक कॉल की जब तक उसने आधे मिनट के लिए, 30 या 32 सेकंड के लिए उसने उठा नहीं लिया, और उसने कहा दरवाज़ा क्यों बंद है। थोड़ी देर में दरवाज़ा प्रीति ने खोल दिया। धीरज भीतर गया। भाई बॉबी उसका सो रहा था, सिर पर सटाकर गोली मार दी और उसके बाद वहां से कूदा, क्योंकि पहले से इन्होंने ये तय कर रखा था कि अगर दरवाज़ा खुलेगा या खुले हुए दरवाजे की हम बात करेंगे पुलिस हम पर शक करेगी, इसलिए पीछे से कूद जाना ही ठीक होगा। दूसरा डर उसको ये था कि गोली की आवाज़ सुन के, सटे सटे मकान हैं, ऐसा न हो कोई जाते हुए देख ले। कूद के जाते समय
पहचान तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम ये बताने को होगा कि अपराधी पीछे से कूद कर भागा है। वहां से जब वो कूदा तो उसके दोनों पैर टूट गए। वो लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से बस्ती के बाहर निकला। वहां से ई रिक्शा करके वहां से वो जैसे तैसे केदार नगर मोहल्ले में पहुंचा। अपना तमंचा या अपना जो जिससे मारा था उसने, उसको छिपाया और ई रिक्शा से बस स्टैंड पहुंच गया। वहां से अलीगढ़ हरदुआगंज आ गया। अपने एक परिचित को फ़ोन करके बुलाया। उसको ये बताया कि छत पर हमारे दोस्त का पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्त को गुस्से में एक झापड़ मार दिया। उसने पीछा किया, मैं छत से कूदा और हमारे दोनों पैरों में चोट लग गई। उसके परिचित डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो हॉस्पिटल प्लास्टर करा लो, ठीक हो जाएगा। एक में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, एक में फ्रैक्चर है, और अभी करा लोगे बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे अगर हड्डी जुड़ गई तो ठीक नहीं होगा। तो उसने ये तर्क दिया कि नहीं, इलाज तुम करो घर पे, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है अगर वो पुलिस को लेकर आएगा तो अस्पताल में मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने फिर तर्क दिया कि घर में भी पकड़े जाओगे। बोले नहीं, घर में हम सेफ हैं, क्योंकि वो हमारे इस घर को नहीं जानता, वो सिर्फ आगरा वाले घर को जानता है। बहरहाल इस तर्क वितर्क में तय यही हुआ कि घर पे ही इलाज होगा, और हर हाल में घर ही पर उसने, धीरज ने अपने देसी तरीके से जो प्लास्टर बांधे जाते हैं वो बंधवा लिया। पुलिस ने देवर भाभी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भाभी को पूरी जानकारी थी। पुलिस को बरगलाया गया कि साहब अंकित और स्वप्निल हैं, और बार बार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया गया। शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया और यह कहा गया कि शव तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। इतना बखेड़ा किया। मैं फोटोग्राफ उसकी, चूंकि हाल की बात है, फोटोग्राफ वैसे भी उपलब्ध हैं, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा। प्रीति का विलाप देखिए, क्या नाटक था। पति के शव पर सिर पीट पीट कर रोना, बच्चे को गोद में लेके किस तरह से करुण क्रंदन करना। पुलिस भी झांसे में आ गई कि हो न हो अंकित और स्वप्निल ही हैं। जब ये बार बार कह रही है तो यही दोनों होंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और तमामी और एविडेंस के साथ इन दोनों को जेल भेजा गया, और बाद में दोनों के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच भी की गई। पुलिस को इन लोगों के तमाम छिपाने के बावजूद भी एविडेंस के रूप में कुछ फोटोग्राफ भी मिल गए, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल गई। जो कभी किसी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए आपने कॉल पे रिकॉर्ड डाल दिया, लेकिन वो हटा नहीं, इसी बीच में दोनों के बीच की बात ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गई। इन सभी आधार पर पुलिस ने चार्जशीट भी सबमिट कर दी है। इस अज्ञात हत्या में आप सोचिए कि दो निरपराध बेगुनाह, इस कदर पुलिस के लिए बहुत आसान होता है कि नामजद हुआ है, सारे उस समय जो लोग थे, जो सिचुएशन थी, जो मौके पर धरातल पर स्थिति थी, अगर इन दोनों को भेज के दो फर्जी गवाह खड़ा करके बयान लिख के जेल भेज देते तो कोई इस पर क्वेश्चन नहीं करता, कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि सबको यही यकीन था कि इन्हीं दोनों ने मारा होगा। तो ये दो निरपराध जेल जाने से बच गए, पुलिस की तत्परता से, पुलिस की वजह से, वरना अनावश्यक दो निरपराध व्यक्ति जेल जाते, उनका कैरियर खराब हो जाता। आज की घटना देखिए, इस तरह के संबंधों में आई हुई सिचुएशन में इस तरह की घटना कोई नई बात नहीं है, न ही ये पहली घटना है। ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में, देवर भाभी के संबंध के बारे में बहुत बार
मैंने इस तरह के अपराध की घटनाएं आपको बताई हैं। हालांकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि घर में किसी भी व्यक्ति, अगर महिला घर में है, चाहे वो पत्नी हो, आपकी लड़की हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, तो हम उम्र आदमी को अकेला छोड़ना या अकेला आना, इस पर थोड़ी सावधानी जरूर बरती जाए। हमें लगता है कि मृतक बॉबी ने भी जरूर सावधानी रखी होगी, तभी वो इनके ऊपर शक भी करने लगा और तभी इनको रगे हाथ पकड़ा भी। लेकिन भाई सगा था, वही होता है कि चार लोग क्या कहेंगे, इसलिए सिर्फ ये कह के कि तुम दोबारा हमारे घर में दिखाई मत पड़ना, उसको लेकिन फिर भी शक उसका बना रहा। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि कोई भी हो, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, घर का परिवार हो, इस तरह की बातें जब मैंने की थी तो कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की थी, तो इसका मतलब कि महिला को या औरत को या लड़की को क्या ताले में बंद रखा जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि ताले में बंद रखिए, मैंने सिर्फ कहा निगाह रखिए, सतर्कता रखिए। कभी कभार बीच में जाकर देख लिया करिए, कभी कभार हंसी मजाक में, बातचीत में टटोलने की कोशिश करिए, वरना ये जो दो लोगों के बीच इस तरह के संबंध हैं, हालांकि भाभी का स्थान माँ का स्थान माना जाता है हमारे साहित्य में भी और समाज में। मैंने कोरा पर एक बहस पढ़ी है जिसका लिंक मैं भेज रहा हूँ आज, जिसका टॉपिक था भाभी माँ के समान होती है। बहुत से उसमें पाठकों ने, बहुत विद्वान लोगों ने, अच्छा साहित्य लिखने वाले और समझने वालों ने उस पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। सब बताना ठीक नहीं है और मुश्किल भी है मेरे लिए। मैं लिंक भेज रहा हूँ, जो इस संबंध में और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं वो ज़रूर कोरा की इस बहस को पढ़ लें। तो मैं बार बार कहता हूँ कि घर में किसी भी व्यक्ति, अगर लड़की है तो लड़के का और लड़का है तो महिला का, जो हम उम्र हो, अगर वो घर में आते जाते हैं तो निगाह जरूर रखिए। और देवर भाभी के संबंधों में सीमा हमेशा तय होनी चाहिए। भाभी को अपनी सीमा तय करनी चाहिए, देवर को अपनी सीमा तय करनी चाहिए। और अगर ये दोनों अपनी सीमा तय नहीं करते हैं तो जो भी घर में बड़ा बुजुर्ग है वो सीमा तय कर दे कि भाई खाना खाने के बाद आप भाभी के कमरे में नहीं जाएंगे, आप अपने कमरे में सोइए। तरह तरह की बातें हैं, घर परिवार बैठ के कुछ चीज़ें तय कर लेता है तो चीज़ें अपने आप में ठीक हो जाती हैं। रही बात इन चार लोगों की, जिसके डर से बॉबी ने ये किसी को बताया नहीं, कोई पंचायत नहीं की, किसी रिश्तेदार से ये बात शेयर नहीं की। लेकिन ये चार लोग, मैं क्या बताऊं, मैं कितनी बार बता चुका हूं। हालांकि किसी ने मुझे एक मेल भी किया कि साहब आप क्यों पूछते हैं इन चार लोगों को, समाज के इन चार लोगों ने क्या बिगाड़ दिया आपका, आप क्यों पूछते हैं। क्योंकि ये फैक्ट और भी देखिए कि यही चार लोग अंतिम समय में कंधा भी देते हैं। ये भी सही है, वही चार लोग जिनसे हम हमेशा कहते हैं कि परेशान होकर, दुखी होकर कि ये लोग क्या कहेंगे, तमाम अपराध की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कंधा भी यही लोग देते हैं, डर भी इन्हीं से लगता है। अंत में मैं कृष्ण बिहारी नूर साहब, ये उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर थे। आप इनकी शायरी, गजब की शायरी इन्होंने की है। कृष्ण बिहारी नूर साहब को के शायरों की महफिल में, मुशायरों में आप एक बार सुनिए। बहुत गहरी सोच वाले शेर लिखे हैं। और इस सिचुएशन के लिए भी एक बड़ा मौजूद शेर उन्होंने लिखा है कि हवस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, हवस ने तोड़ दी बरसों की साधना मेरी, गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद।
गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद। यही सच है, यही यथार्थ है, यही जीवन की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि पत्नी को मारने मरवाने के बाद, पति को मारने मरवाने के बाद पत्नी या उसके देवर यानी मृतक के सगे भाई को अफसोस न हुआ होगा, या उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है उसकी जानकारी न हुई होगी। इसीलिए ये तंज कृष्ण बिहारी नूर ने किया है कि जाना मगर गुनाह के बाद, मतलब गुनाह क्या है ये जाना मगर गुनाह के बाद। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।